brought to you by 5paisa.com. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। आज के लाइनअप में क्या है ये जानेंगे अंशुमन जी से। नमस्कार अंशुमन जी। नमस्कार दर्पण। खर्चा पानी के इस संस्करण में आप सभी का स्वागत है। हमारे पास दर्पण आज कई सारी खबरें थी, लेकिन आज सुबह वित्त मंत्री का एक बड़ा इंटरव्यू इकोनॉमिक टाइम्स में छपा है, जिसमें उन्होंने कई सारे महत्वपूर्ण विषयों पर सरकार क्या सोच रही है इसका संकेत दिया है। हमारे दर्शकों के जहन में, देश में निवेशकों के जहन में और बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, निजीकरण को लेकर, LIC के IPO को लेकर, GST के भविष्य को लेकर, क्रिप्टो करेंसी के भविष्य को लेकर, महंगाई को लेकर, स्टॉक मार्केट को लेकर। इन सारे सवालों को वित्त मंत्री ने बड़े विस्तार से सरकार का रुख और तैयारी क्या है इसके बारे में विस्तार से जवाब दिए हैं। तो आज खर्चा पानी में हम वित्त मंत्री के जवाबों के निहितार्थ समझने की कोशिश करेंगे, उनका फलित समझने की कोशिश करेंगे कि उनसे आने वाले समय में क्या होने वाला है और कहां कौन सी चीजें ऐसी हैं जो दिखाई दे रही हैं। और फिर चलते चलते हम एक छोटी सी खबर लेंगे जो भारत की पेट्रोलियम पॉलिसी में एक बड़े शिफ्ट की तरफ, बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रही है, जिसका संकेत आज वित्त मंत्री ने इस इंटरव्यू में दिया भी है। तो अंशुमन जी, डिस्कस करने को बहुत है, जैसा अंग्रेजी में कहते हैं विदाउट फर्दर एडू। निर्मला सीतारमण जी का जो इंटरव्यू था उसको लेकर पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि प्राइवेटाइजेशन को लेकर निर्मला सीतारमण का कहना है धीरे धीरे रेमना टाइप संकेत दिए हैं, तो क्या मार्च 2022 तक टारगेट हो पाएंगे पूरे? निर्मला सीतारमण ने जो सवाल प्राइवेटाइजेशन पर पूछे गए उसमें मैं उस भ्रम का या उन सवालों का जवाब देने की कोशिश की जिनके जरिए हमें बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह धारणा है कि प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया धीमी पड़ रही है या सुस्त हो रही है जो दिखता भी है कि हम लगभग अगस्त के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं और अभी कोई भी बड़ा प्राइवेटाइजेशन, किसी भी बड़ी कंपनी का विनिवेश या किसी भी बड़ी कंपनी का IPO नहीं आ पाया है। वित्त मंत्री का तर्क था दर्पण कि इन सारे कामों में काफी समय लगता है, हमें बैकडोर में काफी तैयारियां शुरू करनी पड़ती हैं, सरकार को अपनी एसेट्स बेचने के लिए बहुत सारे हिसाब किताब करने पड़ते हैं। हम ये भी समझना चाहते हैं कि कल CAGs के बारे में कोई सवाल ना उठाए, कल को इसे लेकर अदालत ना चला जाए। इन सारी चीजों के बारे में लोगों की निगाह नहीं होती और इसलिए सरकार जब अपनी कंपनियां बेचती है, प्राइवेटाइज करती है, तो उन प्रक्रियाओं में देरी लगती है। लेकिन भारत का प्राइवेटाइजेशन कार्यक्रम, निजीकरण का कार्यक्रम अपने ट्रैक पर है और इसमें जो लक्ष्य पूरे रखे गए हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश की जाएगी। वित्त मंत्री स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं थी समग्र प्राइवेटाइजेशन को लेकर, लेकिन दो चीजों पर उन्होंने बहुत स्पेसिफिक और महत्वपूर्ण जवाब दिए, जो सवाल आपके दिमाग में आ रहा है। मैं वही पूछने वाला था अंशुमन जी की, दो मुद्दों पर स्पेसिफिक जवाब दिए। LIC को लेके उन्होंने बोला है, उसके क्या निहितार्थ हैं? LIC पर प्रधानमंत्री ने पहली बार आधिकारिक रूप से किसी इंटरव्यू में और सरकार की तरफ से यह बात कही गई कि LIC में सरकार अपनी 51% हिस्सेदारी बनाकर रखेगी। ये IPO होगा, 51% की हिस्सेदारी बनाकर रखी जाएगी। वित्त मंत्री ने ये स्पष्ट कर दिया है। यानी कि बहुत सारे लोगों के बीच में या इस तरीके की चर्चा थी कि सरकार LIC से नियंत्रण खत्म करने जा रही है, LIC को प्राइवेटाइज करने जा रही है, LIC का बड़ा हिस्सा बेचने जा रही है। ऐसा संकेत आज हमें वित्त मंत्री के इस इंटरव्यू से नहीं मिलता। वो इंटरव्यू ये कहता है कि सरकार LIC में, या देश का जो सबसे बड़ा लाइफ इंश्योरर है, उसमें 51% की हिस्सेदारी बनाकर रखेगी। एक और महत्वपूर्ण बात चलते चलते दूसरी बीमा कंपनियों के बारे में, जनरल इंश्योरेंस के बारे में, वित्त मंत्री ने उसका जवाब दिया कि इसमें बहुत ज्यादा इमोशनल या भावनात्मक होने की जरूरत नहीं है। सरकार जनरल इंश्योरेंस में भी अपना दखल बनाए रखेगी, बल्कि जनरल इंश्योरेंस में सरकार के स्टेक्स आई हैं, कंपनियों को बाद में विलय किया जा सकता है, उन्हें री इंश्योरेंस के बिजनेस में लाया जा सकता है। तो प्राइवेटाइजेशन की जो पूरी समग्र चर्चा पिछले 4-5 महीनों से चल रही है कोविड की महामारी के दौरान, उसमें इस इंटरव्यू से दो संकेत मिलते हैं कि एक तो LIC का IPO आना तय है, जिसमें सरकार कंपनी में LIC में अपनी इक्विटी 51% की होल्डिंग बनाकर रखेगी, और दूसरा प्राइवेटाइजेशन कार्यक्रम धीमी गति से ही आगे बढ़ेगा। इसमें अचानक कोई बड़ी आतिशबाजी होने की संभावना नहीं है, ऐसा वित्त मंत्री के जवाबों से हम संकेत निकाल सकते हैं। अंशुमन जी, वित्त मंत्री ने GST को लेकर राज्य और केंद्रों के बीच जो दिक्कत चल रही है उसको भी एड्रेस किया है। ये जवाब भी भविष्य की दृष्टि से काफी कीमती है।
कीमती इसलिए है क्योंकि वित्त मंत्री ने परोक्ष रूप से अपने इस इंटरव्यू में स्वीकार किया कि जीएसटी के ढांचे में सुधार को लेकर केंद्र और राज्य के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। उनका कहना यह था कि जीएसटी जैसे अगर आप रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव से देखें, सरकार को मिलने वाली कमाई की दृष्टि से देखें, उन्होंने अपने इंटरव्यू में के जवाब में कहा, तो जीएसटी ऐसी जगह आ गया है जहां पर हमें उसके स्लैब्स का या उसके जो दरें हैं उनका पुनर्गठन करना चाहिए, उसका ढांचा बदलना चाहिए। हमें सबको पता है कि जीएसटी का जो अगला चरण सुधार का होना है, जिसमें कि टैक्स रेट्स की संख्या कम की जानी है, कुछ स्लैब्स को मर्ज किया जाना है, कुछ उत्पादों को अलग अलग ऊंचे स्लैब से उठाकर नीचे स्लैब में लाया जाना है। ये जो पूरा पुनर्गठन है, ये जो रिफिटमेंट है, अगर हम टैक्सेशन की भाषा में बात करें तो ये जो रिफिटमेंट है रेट्स का, इस पर वित्त मंत्रालय शायद वो करने के पक्ष में है, पर राज्य सरकारें ऐसा करने के पक्ष में नहीं है। इसलिए जीएसटी काउंसिल में आने वाले समय में केंद्र और राज्य के बीच असहमति जारी रह सकती है और जीएसटी के ढांचे में कोई सुधार तत्काल होना संभव नहीं दिखता, क्योंकि वित्त मंत्री ने अपने इंटरव्यू में कहा कि जब सहमति नहीं थी तो ये पाया गया कि अभी जीएसटी को थोड़ा और स्टेबल होने दिया जाए। ये महत्वपूर्ण संकेत भविष्य को लेकर, जीएसटी के भविष्य को लेकर इस इंटरव्यू से मिलता है। अंशुमन जी, आपसे मैं और दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि क्या सरकार क्रिप्टो करेंसी को लेकर बहुत पशुपेश में है? क्योंकि इस इंटरव्यू के दौरान भी निर्मला सीतारमण जब क्रिप्टो करेंसी की बात करती है तो डबल नेगेशन के साथ कि हमने क्रिप्टो करेंसी के लिए नहीं कहा है। क्रिप्टो करेंसी पे दुविधा दिखती है। इसमें आरबीआई और सरकार के केंद्र सरकार के रुख में दुविधा दिखती है। एक तरफ वित्त मंत्री कहती हैं कि इस टेक्नोलॉजी में बहुत सारी संभावनाएं, पर टेक्नोलॉजी का तो कोई सवाल ही नहीं है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो कहीं भी इस्तेमाल हो सकती है। समस्या क्रिप्टो करेंसी की है जो ट्रेड हो रही है भारत में, और उसकी वैधानिकता को लेकर बड़े सवाल है पूरी दुनिया में, और भारत में भी उस पर सवाल है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट रूप से कुछ ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इस पर काफी चर्चा हो रही है, हमने रिजर्व बैंक के साथ भी चर्चा की है। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि कानून जो आएगा या वो किस तरीके का होगा। उन्होंने कहा कि हाँ, हम इसे करीब से देख रहे हैं, इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं जिसका आकलन कर रहे हैं। कानून जब आएगा तब सरकार या कैबिनेट इस पर फैसला लेगी। ये जवाब जो था ना, ये जवाब बाकी सारे उत्तरों से बिल्कुल अलग था। जैसे जो प्राइवेटाइजेशन पर जो वित्त मंत्री का जवाब था, या एलआईसी के आईपीओ पर जो जवाब था, उन जवाब में हमें सरकार की तरफ से एक निश्चिंतता, एक कंफर्मेशन, कुछ दिशा दिख रही थी कि कुछ सोचा गया है। पर क्रिप्टो करेंसी को लेकर इस जवाब में गहरा असमंजस है। कानून आएगा कि नहीं आएगा, कारोबार रहेगा कि नहीं रहेगा, रेगुलेट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ये सारे सवालों के जवाब वित्त मंत्री ने उतने खुलकर नहीं दिए। अंशुमन जी, वित्त मंत्री का जो ये लंबा चौड़ा इंटरव्यू है उससे जुड़ा हुआ मेरा अंतिम सवाल ये है, जिस चीज को हम भी बार बार डिस्कस कर चुके हैं, कि देश की जो कैपिटल मार्केट है और जो देश की अर्थव्यवस्था है, दोनों आउट ऑफ सिंक हैं कहीं। इसको लेकर वित्त मंत्री ने कैपिटल मार्केट पर कहा कि ये एक संकेत है कि देश की अर्थव्यवस्था पॉजिटिव है। वित्त मंत्री वही कह रही हैं जो उनको कहना चाहिए था, पर वित्त मंत्री जो कह रही हैं इस इंटरव्यू में, वो रिजर्व बैंक के कहे से बिल्कुल उल्टा है। रिजर्व बैंक पिछले एक साल में कम से कम 5-6 बार इस बात की चेतावनी लिखित रूप से अपनी अलग अलग रिपोर्ट्स में और रिजर्व बैंक के गवर्नर अपने बयानों में दे चुके हैं कि भारतीय शेयर बाजार की तेजी वास्तविक अर्थव्यवस्था से मेल नहीं खाती। और यही सवाल इसी संदर्भ के साथ ये प्रश्न वित्त मंत्री से आज पूछा गया था। वित्त मंत्री ने कहा कि इस पर काफी बहस हो रही है। मेरा मानना है कि ये ब्लिप नहीं है, यानी स्टॉक मार्केट में जो तेजी दिखाई दे रही है वो ब्लिप या तात्कालिक नहीं है। उनका मानना था कि पिछले साल भी अर्थव्यवस्था में जब गिरावट थी तब भी शेयर बाजार में बढ़ोतरी दिखाई दी। इस पिछले साल जब कोविड का सबसे बड़ा कहर था, इस साल भी तेजी दिखाई दी। भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ फंडामेंटल चेंजेस हो रहे हैं, ऐसा वित्त मंत्री का कहना था। लोगों का सेविंग का बिहेवियर बदल रहा है, भारतीय स्टॉक मार्केट में नई कंपनियां आ रही हैं, इसलिए शेयर बाजार में तेजी पूरी तरह से बबल या हवाई नहीं है। जबकि रिजर्व बैंक की राय इस मामले में थोड़ी दीगर है, थोड़ी सी फर्क है। वो ये मानता है कि रियल इकोनॉमी से इसका कनेक्ट नहीं है। वित्त मंत्री ने इस मामले में शेयर बाजार की तेजी को डिफेंड करने की कोशिश की, जो एक वित्त मंत्री से अपेक्षा की जा सकती है, क्योंकि भारत में इस मंदी में अगर फील गुड का कोई भी इंडिकेटर है, अच्छी चीजें महसूस करने का कोई भी संकेतक है, तो शेयर बाजार है। तो राजनीतिक रूप से भी वित्त मंत्री की मजबूरी बनती है कि वो शेयर बाजार में तेजी को डिफेंड करें। पर रेगुलेटर के तौर पर रिजर्व बैंक ने जो किया है, जो कह रहा है और जिस तरीके की चेतावनियां दे रहा है, वो भी अपने
अपने तहीं सही हैं, तो निवेशकों को ये सोचना पड़ेगा कि वो वित्त मंत्रालय जैसे सोच रहा है, रिजर्व बैंक जो सोच रहा है, उनके बीच में वो अपना बीच का रास्ता निकालें। लेकिन वित्त मंत्री इस तेजी को पूरी तरह हवाई या बबल नहीं मानती हैं। उनका मानना है कि कई सारी चीजें भारतीय अर्थव्यवस्था में ऐसी हो रही हैं जिससे इस तेजी को ताकत और मजबूती मिल रही है। अंशुमन जी, चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर, जिसका अपडेट भर लेंगे समय अभाव के चलते। रॉयटर्स की एक खबर है जिसके अनुसार इंडिया अपना जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है SPR, उसको बेचना शुरू कर चुका है। इसी के बारे में कुछ संकेत, जैसा आप बता रहे थे इंटरव्यू को पढ़ते हुए, निर्मला सीतारमण जी ने अपने इंटरव्यू में भी दिया। तो इसके बारे में आपसे जानना चाहूंगा। पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर हम लगातार चर्चा कर चुके हैं, वित्त मंत्री के बयान पर भी चर्चा कर चुके हैं, ऑयल बॉन्ड्स पे भी चर्चा कर चुके हैं कल के खर्चा पानी में, तो उन चीजों पर हम दोबारा नहीं जाते। पेट्रोलियम प्राइसेस को लेकर वित्त मंत्री ने एक संकेत उसमें दिया था कि भारत के जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं वो काफी बेहतर स्थिति में है, क्योंकि जब कच्चा तेल सस्ता था तो हमने उन्हें भरा था। राइटर्स की एक खबर है कि एक कंपनी है इंडिया में, सरकारी कंपनी है, जिसका नाम इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड करके कंपनी है, जो सरकारी कंपनी ISPRL, उसने धीमे धीमे कुछ किश्तों में भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से कच्चा तेल निकालकर जो तेल कंपनियां हैं भारत की, जो सरकारी रिफाइनर्स हैं जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, HP, इन्हें बेचना शुरू किया है। ये खबर ये बताती है कि करीब करीब 37 मिलियन बैरल की कैपेसिटी इंडियन और फॉरेन कंपनीज के पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की है, जिसमें से ISPRL लगभग 8 मिलियन बैरल के आसपास का रिजर्व धीमे धीमे रिलीज करना शुरू कर रहा है। ये मैंगलोर रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल्स को और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को दिया गया है। खबर रॉयटर्स ने सोर्स के हवाले से फाइल की है, लेकिन अगर हम वित्त मंत्री के बयान से जोड़ने की कोशिश करें, इसलिए हम इस खबर को यहां लेकर आए कि वित्त मंत्री ने ये कहा कि हमारे पास पेट्रोलियम रिजर्व ठीक है, क्या हमको उनका इस्तेमाल करना चाहिए, क्या इस समय जबकि भारत में तेल की महंगाई रोकने के लिए उनका इस्तेमाल करना चाहिए, इस पर हमको रणनीतिक फैसला लेना होगा। पर उन्होंने जब ये बात कही और स्वयं कही बगैर किसी वजह के, तो उसके पीछे शायद ये फैसला था जिसे हम इससे जोड़कर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये काम पहले से शुरू हो चुका है। अब इसका असर हमें पेट्रोल डीजल की कीमतों पर दिखेगा या नहीं दिखेगा, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ये जो भी रिजर्व से दिया हुआ तेल है, ये उसी कीमत पर उन कंपनियों को मिलेगा जिसमें आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में है, या इन्हें डिस्काउंट पर दिया जाएगा। और वो ये सारी कोशिश हमारे लिए तेल की कीमतें या पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने के लिए कैसे सामने आएंगी, इसका कोई तरीका हमारे सामने अभी स्पष्ट नहीं है। क्योंकि चलते चलते कल हमने ONGC में के रिजल्ट को डिस्कस करते हुए दर्पण ने बताया था कि ONGC जो भारत में तेल निकालती है, जिसकी लागत कम है, लेकिन उसे वो पैसा वही मिलता है जिस पैसे पर भारत दुनिया के बाजार से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। तो रिजर्व से जाने वाला तेल, जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व से निकाला जाने वाला तेल कंपनियों को दिया जा रहा है, वो किस कीमत पर दिया जाएगा और उस कीमत का असर, क्या वो सस्ता होगा, और अगर वो सस्ता होगा तो उसके असर के तौर पर हमारे आपके लिए पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, ये स्पष्ट अभी नहीं हो पाया है। लेकिन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से का इस्तेमाल कमर्शियल पर्पज से, डोमेस्टिक पर्पज से शुरू हो गया है। इसका संकेत रॉयटर्स की खबर भी देती है और कहीं ना कहीं घुमाकर वित्त मंत्री ने भी इस बात की तरफ इशारा किया है। अंशुमन जी, पेट्रोल, डीजल या क्रूड ऑयल से जुड़ी हुई कोई भी खबर हो, एक आम नागरिक जैसा आप जैसा फिंगर क्रॉस करके रखता है कि इस खबर का असर पेट्रोल के दामों पर पॉजिटिव हो, यानी कि दाम घटे। बहरहाल ये था आज का खर्चा पानी शो के बारे में। अगर दर्शकों की कोई भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए विदा। शुक्रिया अंशुमन जी।